गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट से फर्स्ट वाला चैप्टर है, मतलब सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना। एक दिन और लगेगा और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस करना है, हम केवल टू द पॉइंट एनसीईआरटी चलेंगे, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। पहला चीज़ तो न्यूरल सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, हमारा न्यूरल सिस्टम किससे बनकर बना है। अब ह्यूमंस के न्यूरल सिस्टम किससे मिलकर बना है, न्यूरल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है न्यूरल सिस्टम की, वो न्यूरॉन होती है, इसकी स्ट्रक्चर को समझना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो थोड़ा सा सिलेबस इसमें भी कुछ कम है, बट ठीक है, जितना दिया उतना पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो जो ऑर्गन होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, उनके फंक्शंस को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए ताकि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, होम्योस्टेसिस का मतलब बस इतना समझना, इंटरनल इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बॉडी का है उसको मेंटेन करके रखना। जैसे ब्लड का पीएच हो गया है ना, ब्लड का पीएच हो गया कितना, जहाँ जो भी 7.2 टू 7.4 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इतने के बीच में इसको मेंटेन करना, और फिर उसके बाद टेम्परेचर को एक एवरेज रखना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, दैट इज द कॉल्ड होमोस्टेसिस, उसको हम लोग होमोस्टेसिस बोलते हैं। तो इस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब क्या है कि अगर मान लो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब उसके हिसाब से स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट होना चाहिए, स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट होना चाहिए, स्वीट रिलीज होना चाहिए। अब ये जैसे जैसे स्वीट रिलीज होगा, जैसे जैसे स्वीट रिलीज होगा वैसे वैसे बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा। तो इनके बीच में ना एक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कैसे मैसेज करेगा और दूसरा ऑर्गन कैसे तीसरे ऑर्गन को मैसेज करेगा। अब इनकी जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंटरेक्ट करेगा और उसको बताएगा देख भाई ऐसे काम कर, ऐसे कंप्लीमेंट देगा, ऐसे कहेगा, ऐसे फंक्शन कर, तब जाके हमारा काम हो पाएगा। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को जो सिग्नल दे रहा है वो किसके थ्रू दे दे, हार्मोन के थ्रू दे दे, इसको हम लोग केमिकल रेगुलेशन बोलेंगे। और एक होता है न्यूरॉन के थ्रू दे दे, एक तो न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन करेगा और दूसरा कौन करेगा, हार्मोन करेगा, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा है कि जैसे मान लो कोई आदमी क्या है फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो अब सारे ऑर्गन कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। अब देखो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसको एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, है ना, एनर्जी मिलेगी तभी तो वो रनिंग कर पाएगा। तो एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, तो अब एनर्जी की डिमांड को क्यों बढ़ी, क्योंकि हमें मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाना है, मसल्स को तेज़ी से काम करना है। तो मसल्स को तेज़ी से काम कराने के लिए वहाँ एनर्जी की डिमांड बढ़ी। अब इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एनर्जी कहाँ से निकालते हैं, ऑक्सीजन के हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज से, वहाँ से एनर्जी निकालते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगी। देख रहे हो, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को मैसेज किया, पैर की मसल्स ने काम किया, अब उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या, ब्लड की सप्लाई वहाँ बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो पहले तो ऑक्सीजन की अगर सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हो पैर पे, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो देखते हो जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो ऑटोमेटिक देखते हो ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। पहले 10 बार 1 मिनट में सांस ले रहे होते, तो उस समय 15 बार में 1 मिनट में सांस ले रहे होते हैं, है ना। जनरल 12 से 15 बार होता है रेस्पिरेटरी रेट। इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट तुम्हारा तेज़ी से धड़केगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप कर सके। इसके अलावा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ये तीनों कंडीशन जब होगी तब जाके ऑक्सीजन की नेसेसिटी को पूरा किया जा सकता है। तो इसमें देख रहे हो रेट ऑफ रेस्पिरेशन लंग के थ्रू डिसाइड हुआ, हार्ट बीट हार्ट ने कंट्रोल किया। तो देख रहे हो पैर की मसल्स ने हार्ट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट मीन्स लंग, इन दोनों के काम को कोऑर्डिनेट करके बताया कि तुम लोग ये काम जल्दी से करो तभी मुझे एनर्जी मिलेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक। तो अब देखो जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज तुम स्टॉप कर दोगे तो उसके तुरंत बाद क्या देखते हो, उसके बाद तुरंत देखते हो कि जो नर्व की एक्टिविटी है, लंग की एक्टिविटी यानी जो तेजी से सांस ले रहा था वो नहीं लेगा, हार्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, किडनी की एक्टिविटी भी क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न हो जाती है। तो इसका मतलब क्या कि जो फंक्शन का मसल का जो फंक्शन था, जैसे पैर के मसल ने फंक्शन किया तो उसने लंग को भी इन्वॉल्व किया, हार्ट को भी इन्वॉल्व किया, ब्लड वेसल्स, किडनी और दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व किया। तो इनके बीच क्या हुआ, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। इनके बीच जो हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अगर हमारे बॉडी में बात करें तो दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाया जाता है। एक तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑर्गन, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, और दूसरा करते हैं एंडोक्राइन
सिस्टम के थ्रू। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऑर्गन के सभी एक्टिविटी को और उनके फंक्शन को और उनका जो भी काम है, ठीक है। तो दो हमारे मेन रेगुलेटरी सिस्टम है, दैट इज़ द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ क्विक कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक सेल होती है, ये या बोल सकते हो एक न्यूरॉन होता है, इनकी सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, और एक दूसरा न्यूरॉन होता है। ये दोनों न्यूरॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इन न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, इस न्यूरॉन का इस न्यूरॉन से कनेक्शन होगा, उस न्यूरॉन का नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्शन होगा। जबकि एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होगा, एंडोक्राइन में एक ग्लैंड यहाँ होगी, एक ग्लैंड यहाँ होगी, यहाँ से हार्मोन निकाल देगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा, यहाँ पे जाके काम कर देगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है एंडोक्राइन में, जबकि न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्विक होता है। ये ध्यान देना, न्यूरॉन में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्विक होता है, जबकि एंडोक्राइन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये केमिकल इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, केमिकल रिलीज कर देंगे, जिन केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ये केमिकल रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे, है ना, और ये जो हार्मोन होगा ये क्या करेगा, दूसरे ग्लैंड पे जाकर दूसरे जगह से काम कराएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्वाइट स्लो होती है, ठीक। तो इस चैप्टर में हमें न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, ह्यूमंस का मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, यानी नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है साइनेप्स पे, ये देखना है। नहीं समझे उस लाइन का मतलब, कोई बात नहीं, आगे समझ जाओगे, आगे आगे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। दैट द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है, देखो न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि जो न्यूरल सिस्टम बनता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जितना भी बॉडी का न्यूरल सिस्टम है वो कौन बनाएगा, दैट इज द न्यूरॉन्स बनाते हैं, ठीक। अब न्यूरॉन की खास बात क्यों ये स्पेशलाइज है, क्योंकि ये डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। एक स्टिमुलाई आई, उस स्टिमुलाइट को ये डिटेक्ट कर सकती है, और कोई भी सेल स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं करती, यही डिटेक्ट कर सकती है, ये रिसीव कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है, ये स्पेशल कैपेसिटी है। अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इसको हाईलाइट करना पूछ सकता है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा का जो हाइड्रा के पास परफेक्ट ब्रेन नहीं होता, उसमें नेटवर्क्स पाया जाता है न्यूरॉन्स का। तो जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं ना, उनका भी न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरीज बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है लोअर इनवर्टिब्रेट में, ठीक। जब इंसेक्ट में आओगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट ब्रेन देखो, यहाँ पे देखो, तुमसे पूछ सकता है कि इंसेक्ट का ब्रेन क्या है। तो देखो इंसेक्ट के ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया, कई गैंग्लिया होते हैं, ह्यूमंस ब्रेन में भी होते हैं, और न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन जितना फिक्स क्लासिफिकेशन ह्यूमंस का है उतना नहीं है इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स में ब्रेन होगा, नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू मिलके इंसेक्ट का ब्रेन बनाते हैं। वर्टेब्रेट के पास बहुत ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो होंगे, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कार्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खास बात क्या होती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग करना और उसको कंट्रोल करना ये सीएनएस की जिम्मेदारी है। जैसे मान लो किसी ने क्या कर दिया, तुमको सुई चुभ हो रहा है, तो ये क्या बात तुमको कैसे पता, इस इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोसेस करेगा, तो दैट इज द सीएनएस। बाकी चीज़ से नहीं पता चलेगा, सीएनएस पे बताएगा हाँ यार कोई सुई चुभा रहा है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो सीएनएस होता है ना, सीएनएस जो होता है, सीएनएस से कनेक्टेड होता है पीएनएस, और जो पीएनएस होता है ना, पीएनएस क्या करता है, पीएनएस क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा हाथ है और हाथ में कोई सुई चुभा रहा है। अब ये जो सुई चुभाने का मैसेज है ये लेके पीएनएस जाता है सीएनएस के पास, पीएनएस जाके सीएनएस को बताता है भाई देख ये मैसेज है, इसको डिकोड करो। तो सीएनएस उसको डिकोड करके बताएगा ओ सुई चुभा रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, अरे तो सीएनएस को समझ में आएगा, अरे यार या तो हाथ वहाँ से हटा लो, एक आइडिया तो ये आएगा, या एक थप्पड़ लगा दो, ये भी आ सकता है ना। तो ये वाला मैसेज सीएनएस भेजेगा हाथ के पास कि भाई या तो उंगली हटा ले, मतलब जो भी उसका मैसेज रहा होगा, मैसेज कर देगा कि एक थप्पड़ लगा दे। तो फिर ये क्या करेगा, हाथ को मैसेज भेजा, फिर हाथ क्या करेगा, उठा के एक थप्पड़ लगा देगा। तो सीएनएस से जो मैसेज यहाँ तक आया, उंगली तक आया, इसको कौन लाएगा, पीएनएस। तो उंगली से सीएनएस तक मैसेज कौन लेके जाएगा, पीएनएस,
समझ में आया। सीएनएस को सिर्फ एक ही काम है, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको प्रोसेस करो, कंट्रोल करो, और क्या करना चाहिए ये एक्शन दे दो, सिर्फ एक्शन बता दो। मतलब सीएनएस के पास मैसेज आया, ये बोले हाँ ठीक है ये करना है, मतलब एक तरह समझ रहे हो, हाई कोर्ट का जज है, हाँ ये करना है ले जाओ। अब बकिया पुलिस वाले अपना देखें, है ना। तो ये सब इन्फो, ये पीएनएस होता है, सिग्नल को ले आएगा ले जाएगा, ये इसका काम है। तो पीएनएस की अगर बात करें तो पीएनएस जो बनता है, पीएनएस अगर बात करें तो पीएनएस जो बनेगा वो दो तरह के नर्व फाइबर से बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएनएस दो तरह का होता है, मैं ये कह रहा हूँ पीएनएस के नर्व फाइबर दो तरह का होता है, जबकि पीएनएस दो तरह का भी होता है। पीएनएस दो तरह में जो होता है, पीएनएस को हम लोग दो तरीके में डिवाइड करते हैं, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखो पीएनएस दो तरह का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। लेकिन ये जो बनते हैं, ये सोमैटिक हुआ और ऑटोनॉमिक जो बनता है वो अफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर से मिलकर बनते हैं। देखो अफरेंट फाइबर का मतलब होता है आना, अफरेंट फाइबर का मतलब होता है आना, इफरेंट फाइबर का होता है जाना। तो ये आना जाना किससे है, सीएनएस से है। देखो अगर कोई फाइबर सीएनएस के पास जा रहा है, कोई फाइबर सीएनएस के पास जा रहा है, जैसे तुमने क्या किया, उंगली पे सुई चुभो रहे थे, ये मैसेज लेके गया था ना सीएनएस के पास, तो जो ये मैसेज को लेके जाएगा, जो क्या करेगा, जो नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को टिश्यू या आर्गन से सीएनएस की तरफ, तो सीएनएस के पास जो मैसेज को लेके जाएगा उसको हम लोग ऑफरेंट नर्व फाइबर बोलेंगे। और इफरेंट फाइबर क्या होता है, सीएनएस का मैसेज टिश्यू तक ले जाता है, यानी इफरेंट फाइबर क्या करेगा, जो भी इम्पल्स आएगा सीएनएस से उसको लेके जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, उसको लेके जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, ये करता है। अब यहाँ पे देखो एफरेंट फाइबर को इसलिए हम लोग सेंसरी फाइबर भी बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, नहीं लेगा तो ठीक है। हाँ, सेंसरी फाइबर ने क्या किया, मैसेज को तुम्हारे फिंगर से उठाया और उसको लेके गया सीएनएस के पास। ऐसे ही ये मोटर, देखो इफरेंट को हम लोग मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, मैसेज को सीएनएस से माइग्रेट कर देगा किसके पास, जो भी इफेक्टर आर्गन होगा, जो भी इफेक्टर टिश्यू होगा, हाथ से जैसे एक थप्पड़ लगाना है तो हाथ पे मैसेज दे देगा कि हाँ मार दे, ठीक। अब यहाँ पे देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और न्यूरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों के दोनों पार्ट है, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, ठीक। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सोमैटिक देखो, सोमैटिक जो होता है ये तुम्हारा कंट्रोल करता है स्केलेटन मसल को, स्केलेटन मसल जो हमारी होती है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारे बॉडी की वो एक्टिविटी जिसको हम खुद से कंट्रोल करते हैं, जैसे बोलना, हाथ घुमाना, दौड़ना, इस सब को मैसेज ले आना, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन ऑर्गन को देखता है जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स जहाँ पाए जाते हैं, यूट्रस हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो इम्पल्स को रिले करेगा सीएनएस से स्केलेटन मसल्स तक, स्केलेटन मसल्स तक, यानी जहाँ पे हमारा जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, ये पाया जाता है इनवॉलंटरी आर्गन में और स्मूथ मसल्स में, ध्यान रहेगा, ठीक। अब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक इसमें सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब इनमें जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी है, अब ये इसमें दो क्यों है, आप कहोगे एएनएस में दो क्यों होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दो होता है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। ये दो इसलिए होता है ताकि चीज़ों का रेगुलेशन अच्छे से हो सके। जैसे मान लो किसी आदमी का अगर हार्ट रेट, हमें लग रहा है कि इसके हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो हार्ट रेट को बढ़ाना है तो वहाँ सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा और हार्ट रेट को बढ़ा देगा। लेकिन अगर लग रहा है कि हार्ट रेट काफ़ी बढ़ी हुई, दौड़े दूर तक दौड़े हो, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, अब कम करने की ज़रूरत है, तुम रुके हुए हो, तो पैरासिम्पैथेटिक वहाँ काम करेगा और हार्ट रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। बाकी अदर जगह पे देखोगे तो सिंपैथेटिक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो को रिलैक्स ही करता है और पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, बट हार्ट रेट के केस में ऐसा उल्टा देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को घटाता है। इसके अलावा अगर बात कर लो किसी दूसरी चीज़ का, जैसे बॉडी में जो सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन का मतलब सलाइवा का सिक्रीशन, ये सब हुआ, ये सब सिंपैथेटिक घटाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, सिक्रीशंस को बढ़ाता है। खैर इसके बारे में तुम विस्तार से पढ़ोगे। हाँ, इनके अलावा एक होता है विसरल न्यूरल सिस्टम।
विसरल न्यूरल सिस्टम। ये पीएनएस ही होता है। पीएनएस में देखो दो होते हैं हमारे, सोमैटिक और एक ऑटोनोमिक। तो उसी में हम लोगों ने एक और कंपेराइज कर दिया है कि एक वीएनएस होगा। वीएनएस विसरल न्यूरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा विसरा है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी हो गया या फिर जो तुम्हारा थोरेसिक कैविटी हो गया, बॉडी के दूसरे पार्ट्स है ना, उनमें जो पूरा का पूरा जो नर्व है, फाइबर है, गैंग्लिया है, प्लेक्सस है, उन सबको एक साथ इम्पल्स ट्रैवल करने के लिए, यानी सीएनएस से इम्पल्स अगर जो ट्रैवल कराता है तो वो कौन कराता है, दैट इज द विसरल कराता है। ठीक है, तो विसरा जो होता है, विसरल में बस ये याद करना, विसरा टू सीएनएस मैसेज ले जाएगा, सीएनएस टू विसरा मैसेज लाएगा, विसरा से सीएनएस को मैसेज ले जाना, सीएनएस से विसरा को मैसेज लाना, वो विसरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। विसराकल का मतलब समझ गया ना, जो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन्स है, थोरासिक कैविटी का ऑर्गन्स है, जो बॉडी के भीतर ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। नर्व तो जानते ही हो, और नर्व के पास फाइबर्स होते हैं, ये भी जानते हो। देखो कई नर्व जब एक साथ जुड़ जाते हैं एक जगह, अगर नर्व का दो तीन नर्व मिलते हैं तो वो बनता है हमारा गैंग्लिया। और प्लेक्सस जो होता है वो एक्चुअल में नर्व जो ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से, तो वो प्लेक्सस के थ्रू होती है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर तुमसे पूछे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है न्यूरल सिस्टम की, तो गली में खेलते बच्चे भी अब तक जान चुके होंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की, दैट इज द न्यूरॉन्स, दैट इज द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में तीन मेजर पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी होती है उनकी, एक सेल बॉडी होती है, दूसरा डेंड्राइट होता है और तीसरा एक्जान होता है। अब जब इनकी जब तुम सेल बॉडी को देखते हो, किसको देखते हो, सेल बॉडी को, तो सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनुलर बॉडी पाई जाती है, जिसको निसल्स ग्रेनुल्स कहते हैं। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि निसल्स ग्रेनुल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा दैट इज द सेल बॉडी, या बोल सकते हो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी। ठीक, अब उस साइटोप्लाज्म में और क्या मिलेगा, सेल ऑर्गेनेली भी मिलेगी। ठीक, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। देखो बताते हैं डेंड्राइट क्या होता है। देखो ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है, बस इस स्ट्रक्चर को समझ लो, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये देखो ये वाला जो पार्ट है दैट इज द, ये सेल बॉडी है, ये क्या है, ये है हमारा सेल बॉडी। अब सेल बॉडी में ये देख रहे हो रेड रेड कलर का तुम्हारे ये दिख रहा होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे, इसी को हम लोग निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ज़्यादा ध्यान देना, तो ये निसल्स ग्रेन्यूल्स जो देख रहे हो पेरिफ्री की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ नहीं होते, न्यूक्लियस के चार तरफ नहीं मिलते, पेरिफ्री पे मिलते हैं। अब सेंटर में ये साइटोप्लाज्म के जस्ट बीच में क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियस होता है। ओके, अब ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है या जो सेल है, अब ये सेल क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे प्रोजेक्शन निकाल रहा है ना, माइनर माइनर से ये प्रोजेक्शंस निकाल रखा है। अब ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इस प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही इम्पल्स को रिसीव करता है। इम्पल्स को रिसीव करना या इम्पल्स को सेंस करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, दैट इज द डेंड्राइट। डेंड्राइट इम्पल्स को पहचानता है और फिर वो इम्पल्स को क्या करता है, माइग्रेट करता है सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से होते हुए एक ऐसे डेंड्राइट को जाता है जो काफ़ी लंबा होता है। ये जो लंबी वाली ये जो डेंड्राइट होती है, इसको हम लोग एक्जान बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जान बोलते हैं। बट एक्जान पे क्या होता है, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक तो स्वान सेल होती है, एक क्या होती है, स्वान सेल होती है, और एक होती है ओलिगोडेंड्राइट सेल। ठीक, अब ये जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल कुछ नर्व फाइबर में स्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। स्वान सेल यहाँ पे एक क्या करेगी, ये देख रहे हो माइलिन शीथ बनाएगी, ये क्या की है, माइलिन शीथ बनाई है, ये ग्रीन कलर से रंग रहा है, ये देख रहे हो, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, तो स्वान सेल जो होती है वो बनाती है माइलिन शीथ। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि माइलिन शीथ किससे बनता है, तो आंसर सीधा सीधा आंसर होगा दैट इज द स्वान सेल, दैट इज द स्वान सेल। अब ये जो माइलिन शीथ बना रही है कौन, स्वान सेल। तो अब ये जो माइलिन शीथ है, कुछ में स्वान सेल बनाती है और कुछ में स्वान सेल नहीं बनाती है। अब किस में बनाती है किस में नहीं बनाती है आगे बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बड़ा वाला एक्सॉन है। अब ये जो दो माइलिन शीथ है उनके बीच में ये खाली जगह दिख रही है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, दो माइलिन शीथ के बीच का खाली जगह होता है। अब उसके बाद एक्सॉन जब लास्ट में जाएगा तो एक्सॉन का टर्मिनल मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, एक्सॉन टर्मिनल। और जब एक्सॉन टर्मिनल होता है तो एक गोलाकार ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है लास्ट में, जिसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और साइनेप्टिक नोब इंपॉर्टेंट है किस लिए, नर्व के ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें नर्व का ट्रांसमिशन कहाँ होगा, तो आंसर सीधा है, देखो डेंड्राइट के पास जाएगा, डेंड्राइट के बाद देख रहे हो सेल बॉडी आएगी, सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से तुम्हारा एक्सॉन के पास जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब के पास जाएगा, साइनेप्टिक नोब के पास जाएगा। ये ऑर्डर ध्यान रखना। ओके, अब देखो दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम
टुवार्ड्स सेल बॉडी। तो डेंड्राइट क्या करेगा, इम्पल्स लेगा और उस इम्पल्स को किसको ट्रांसमिट कर देगा, सेल बॉडी को। अब एक्जान की बात करें तो एक्जान लाइफ लॉन्ग फाइबर होता है और ये डिस्टल एंड पे पाया जाता है, जो कि ब्रांच होता है। जब ये ब्रांच होता है ना तो ये हर एक ब्रांच जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है, जिसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब की अगर बात करोगे तो साइनेप्टिक नॉब के पास एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स होते हैं साइनेप्टिक नोम में। साइनेप्टिक नोम में साइनेप्टिक वेसिकल्स मिलेगी। उस साइनेप्टिक वेसिकल्स के भीतर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर ही इंपॉर्टेंट है किस लिए, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे साइनेप्स में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। जैसे तुमने मसल्स वाले चैप्टर में देखा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा था, उसने ट्रांसमिट कर रखा था। तो वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर किस में मिलेगा, साइनेप्टिक वेसिकल में। साइनेप्टिक वेसिकल किस में मिलेगा, साइनेप्टिक नॉब में। वहाँ से रिलीज होगा कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को किसको दे देगा, साइनेप्स में दे देगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे दे देगा। अब वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद रिसेप्टर होते हैं जो उसको रिसेप्ट करके पहचानते हैं कि हमें क्या काम करना है। ठीक, अब एक्जान के नंबर और डेंड्राइट के नंबर के बेसिस पे हम लोग न्यूरॉन्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ एक्जान एंड डेंड्राइट। बहुत लोगों को लगता है केवल और केवल एक्जान देखते हैं, नहीं, केवल और केवल एक्जान नहीं, एक्जान और डेंड्राइट दोनों देखते हैं, ये ध्यान देना। मल्टीपोलर, पहला होता है मल्टीपोलर, दूसरा होता है बाईपोलर और तीसरा होता है यूनिपोलर। अब मल्टीपोलर का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा, एक एक्जान होगा और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ये केवल और केवल मिलेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा। ठीक, बाईपोलर क्या होगा, बाईपोलर मतलब 2 होंगे, यानी एक एक्जान होगा और एक डेंड्राइट होगा। एक एक्जान एक डेंड्राइट, बाईपोलर होता है। बाईपोलर ध्यान रखना, रेटिना ऑफ आई, आँख की रेटिना में पाया जाता है, और कहीं नहीं बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है, केवल और केवल रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर में अगर बात करें तो यूनिपोलर में केवल और केवल सेट बॉडी होती है जिसमें एक एक्जान होता है, डेंड्राइट एब्सेंट होती है, डेंड्राइट एब्सेंट होती है। और यूनिपोलर स्टेज केवल और केवल एम्ब्रियोनिक, यानी जो माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनमें केवल और केवल पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब उसके अलावा माइलिन शीथ के हिसाब से नाम देखोगे तो 2 तरह के मिलेंगे, एक तो माइलिन वाला मिलेगा न्यूरॉन्स और एक नॉन माइलिन वाला मिलेगा। देखो माइलिन जो होता है ना, माइलिन बनाने की जिम्मेदारी होती है माइलिन शीथ श्वान सेल की। श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है अराउंड द एक्जान। अब जो माइलिन शीथ होता है उसमें जो गैप बनता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। 2 माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की अगर बात करें तो ये मिलेगा स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में, ये इंपॉर्टेंट है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेगा, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स मिलेगा। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो उसमें देखो श्वान सेल तो पाई जाती है, देखो श्वान सेल अनमाइलिनेटेड नर्व में भी है, श्वान सेल ध्यान रखना दोनों में पाई जाती है, बट श्वान सेल क्या करती है, अनमाइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं बनाती, जबकि माइलिनेटेड में बनाती है। अब माइलिनेटेड वाला कहाँ मिला, माइलिनेटेड वाला कहाँ मिला, स्पाइनल कार्ड और क्रेनियल नर्व, यानी जो सीएनएस की नर्व है उसमें मिलता है। ठीक, एंड कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में तुम्हें मिलेगा कौन, नॉन माइलिनेटेड। तो सीएनएस में ध्यान रखना माइलिनेटेड, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में नॉन माइलिनेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जो नर्व है, नर्व में जो इम्पल्स जनरेट कैसे होता है और उसका कंडक्शन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात समझो, एक बेसिक जो चीज़ है वो समझा रहे हैं तुमको, इस पर ध्यान देना। ये तो इम्पल्स का कंडक्शन दिया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, नॉर्मल अगर बात करें एक रेस्टिंग कंडीशन में बात करते हैं तो ये मान लो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी एक डेंड्राइट है। क्या है, ये एक डेंड्राइट है, इसको मैंने जूम करके दिखा रखा है। ठीक, तो डेंड्राइट की जो लेयर है, तो ये जो लेयर है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कोई डाउट, चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो रहेगी। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो बाहर की तरफ इस पर पाया जाता है प्लस चार्ज। बाहर की तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्योंकि बाहर की तरफ एक्स्ट्रा में पाया जाता है दैट इज़ द सोडियम। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दे कि बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है या एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा है, तो आंसर होगा सोडियम। लेकिन अगर बोल दे इंट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है, मतलब बॉडी के भीतर कौन सा पाया जाता है, मतलब सेल के भीतर कौन सा पाया जाता है, तो तुम्हारा आंसर होगा पोटेशियम। तो यहाँ बाहर की तरफ पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम और भीतर की तरफ पाया जाता है पोटेशियम, और इसके साथ साथ में कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं, जिसका वैसे ये वाली लेयर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नॉर्मल है, ये वाली लेयर क्या होती है, दैट इज़ द नेगेटिव। ये क्या होती है, नेगेटिव होती है।
ठीक है, ये लेयर क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ समझ गए ना। अब ये कंडीशन देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहे हो, बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज है और उसके कंपेरिजन में ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कंपेरिजन में नेगेटिव चार्ज है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब इस नॉर्मल कंडीशन में अभी देखो, अभी हम ना अभी नर्व की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग रेस्टिंग की ही बात कर रहे हैं। रेस्टिंग में ही देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें देखो एक होता है तुम्हारे पास सोडियम पंप, एक क्या होता है, सोडियम पंप। सोडियम पंप क्लोज रहता है हमें। कब तक क्लोज रहेगा, जब तक देखो, जब तक कि कोई इम्पल्स ना आए ना, तब तक सोडियम पंप को क्लोज रहना है। ठीक, इसके अलावा इसमें मिलेगा तुम्हारे पास, एक मिलेगा पोटेशियम पंप। एक क्या मिलेगा, पोटेशियम चैनल बोल लो, और इसको भी सोडियम पंप की जगह चैनल कर लो। वैसे है तो पंप ही, बट चैनल कर लो। अब क्या होगा कि देखो, भीतर की तरफ कौन ज़्यादा, पोटेशियम ज़्यादा है, सबको पता है। बाहर की तरफ कौन ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक, अब क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल है वो हमेशा क्लोज रहता है। ठीक, लेकिन सोडियम चैनल हमेशा क्लोज रहता है, पोटेशियम चैनल हमेशा ओपन रहता है। पोटेशियम चैनल हमेशा ओपन रहता है, ओपन रहता है। अब जब ये ओपन रहता है तो भीतर तो पोटेशियम ज़्यादा है ना, तो ये क्या करता है, ये पोटेशियम को बाहर निकालता है। अब जैसे जैसे पोटेशियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को बाहर निकालने का काम इसका है। ठीक है, किसका, पोटेशियम चैनल का। ठीक, बाहर निकालने का इसका काम होता है, ये पोटेशियम चैनल होगा। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है एक, इसके यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एनर्जी लेके काम करता है। ये जब तक एनर्जी नहीं पाएगा तब तक काम नहीं करेगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तीन सोडियम को बाहर निकालना और 2 पोटेशियम को अंदर डालना। 3 सोडियम को बाहर निकालना, 2 पोटेशियम को अंदर डालना, बाय द हेल्प ऑफ 1 एटीपी यूज करके। तो अब होता क्या है कि यहाँ से नॉर्मली में क्या होता है कि पोटेशियम बाहर निकल रहा होता है। पोटेशियम क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो अब उसको, जो पोटेशियम बाहर गया उसको भीतर लाने के लिए क्या करता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ही 2 पोटेशियम को भीतर लाता है और 3 सोडियम को बाहर निकाल के 1 एटीपी यूटिलाइज कर लेता है। तो इस तरह क्या करता है, ये पोटेशियम की कंसनट्रेशन को अंदर की साइड, अंदर इनर साइड में पोटेशियम की कंसनट्रेशन को ये क्या रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। ठीक, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में। अब मान लो कोई इम्पल्स आ गया तो क्या होगा, जैसे मान लो किसी ने क्या किया, तुम्हारे फिंगर को टच किया, किसी ने तुम्हारे फिंगर को टच किया। जैसे ही टच करेगा तो एक फिजिकल प्रेशर लगेगा। टच करने पे क्या होता है, एक फिजिकल प्रेशर लगता है। और जैसे ही ये फिजिकल प्रेशर काम करता है तो यहाँ का जो सोडियम, यहाँ पे जो सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। यहाँ का जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से धड़ल्ले से क्या करता है, सोडियम भीतर चला जाता है। सोडियम क्या करता है, भीतर चला जाता है। और जैसे ही धड़ल्ले से सोडियम भीतर जाता है तो भीतर की ये जो मेम्ब्रेन जो निगेटिव थी, ये सोडियम ज़्यादा होने की वजह से भीतर नॉर्मली ये निगेटिव था, नॉर्मली क्या था, ये जो पॉजिटिव था। अब क्या हुआ, सोडियम भीतर से बाहर से तेज़ी से भीतर आ गया। अब सोडियम की कंसनट्रेशन भीतर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो भीतर वाली जो लेयर्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और इनके कंपैरिजन में बाहर वाली लेयर जो होती है वो कैसे हो जाती है, दैट इज द निगेटिव हो जाती है। कब, जब किसी ने टच किया, फिजिकल प्रेशर लगाया तो अगर कोई पूछे कि इम्पल्स जो जनरेट होता है उसमें पहले क्या होता है, तो उसको बताना सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम चैनल क्या होता है, ओपन होता है। अब सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम भीतर है। अब ये वाली जो कंडीशन है, तो इसमें देख रहे हो सेल की जो तुम्हारी पहले क्या थी, पहले बाहर प्लस था, भीतर माइनस था। अभी क्या है कि बाहर माइनस है, भीतर प्लस है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, वो डिपोलराइज थी, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। और ये वाली जो स्टेट है दैट इज द पोलराइज स्टेट होती है। रेस्टिंग कंडीशन जो होती है वो हमारी पोलराइज स्टेट होती है। रेस्टिंग कंडीशन पोलराइज स्टेट होती है। जब एक्टिवेट होगा दैट इज द डीपोलराइजेशन। तो ये हो जाएगा डीपोलराइजेशन। तो जब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, अब ये मूव करेगी। फिर क्या करती है, ये नर्व इम्पल्स इधर जाती है और ये वाला इधर आएगा। अब मैकेनिज्म क्या है, अब ये जो डीपोलराइज्ड हो गया मेम्ब्रेन कैसी हो गई, दैट इज द डीपोलराइज, यानी भीतर पॉजिटिव, बाहर क्या हो गए, निगेटिव। अब क्या करता है, यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, सोडियम को बाहर निकालना चालू करेगा।
सोडियम को बाहर निकालना चालू करेगा, पोटेशियम को भीतर निकालना चालू करेगा, जो पोटेशियम चैनल से गए होते हैं। तो जब ये भीतर बाहर करेगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ बढ़ जाएगी और फिर से ये सेल क्या होगी, फिर से अपने पोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगी। और ये पोलराइजेशन दोबारा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो बस इतनी सी बात थी, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट उससे पहले यहाँ देख लो एनसीईआरटी के साथ में रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, चलो ये देखो, न्यूरॉन्स जो होता है एक्साइटेबल सेल होते हैं, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज स्टेट में होती है। नॉर्मल कंडीशन में ही इनकी मेम्ब्रेन कैसी स्टेज में होती है, पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट का मतलब बाहर की तरफ प्लस चार्ज होगा, भीतर की तरफ माइनस चार्ज होगा, ठीक। अब इसकी जो पोलराइजेशन को मेंटेन कौन करता है, तो उसमें तुमने देखा आयंस चैनल पाए जाते हैं न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन पे, है ना, आयंस चैनल पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए, है ना। न्यूरॉन्स में अगर देखो, अगर न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है इंपल्स, मतलब ये क्या है, एक रेस्टिंग कंडीशन में। अब रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो तुम्हारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए परमिएबल है, पोटेशियम के लिए क्या है, परमिएबल है, बट सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। वही बात है जो बात मैंने पीछे बताई थी कि जो तुम्हारा सोडियम चैनल, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे जो तुम्हारा सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल रेस्टिंग कंडीशन में क्लोज रहता है, बट पोटेशियम चैनल रेस्टिंग कंडीशन में भी ओपन रहता है ना। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। देखो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो मैंने बता दिया, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो एक्सोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। तो उसमें तुम्हारे नेगेटिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इधर नेगेटिव मेंटेन रहता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव मेंटेन रहता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि एक्सॉन जो इनसाइड है, एक्सॉन का जो इनसाइड है, वहाँ पे अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म में अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म में तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज़ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम मिलेगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मिलती है, और सोडियम बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक। जबकि इसी को उल्टा बात करें, एक्सॉन के बाहर साइड में जब देखोगे, एक्स्ट्रा सेलुलरली देखोगे, तो एक्स्ट्रा सेलुलरली तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और पोटेशियम बहुत कम मात्रा में मिलता है। इस तरह ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं। ये रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक। अब ये जो रेस्टिंग कंडीशन है, ये रेस्टिंग कंडीशन टूट सकती है, बेकार हो सकती है अगर इसको मेंटेन ना किया जाए। तो इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, पीछे बताया, सोडियम पोटेशियम पंप की थी। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इसको मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम को बाहर डाल के सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर मेंटेन करता है और 2 पोटेशियम को सेल के भीतर लेके पोटेशियम की कंसंट्रेशन को भीतर मेंटेन करता है। और इस काम के लिए ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का मतलब एनर्जी खाएगा, और कितनी एनर्जी खाएगा, 1 ATP की एनर्जी खाएगा, ओके। इससे क्या होगा कि आउटर सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होंगे या प्लस चार्ज ज़्यादा होंगे, और उसके कंपैरिजन में इनर सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा होंगे। तो इसके वजह से इसलिए ये मेम्ब्रेन कैसी दिखेगी, पोलराइज दिखेगी। और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच का, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो, जहाँ पे इसमें डायग्राम में बता रखा है कि बाहर की तरफ यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, बाहर की तरफ काफ़ी पॉजिटिव चार्ज है, भीतर की तरफ देखो नेगेटिव चार्ज है, और भीतर की तरफ नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने में किसका हाथ है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और इसके अलावा पोटेशियम का। बाहर की तरफ हमारा सोडियम ज़्यादा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम चैनल है। ये क्या है, सोडियम चैनल है। अब सोडियम कब अंदर जाएगा, जब यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कंडीशन में बाहर प्लस है और भीतर क्या है, माइनस। ये सब चीज़ क्या है, ये रेस्टिंग फेज है। कोई बोले तो ये रेस्टिंग फेज है, या इस रेस्टिंग फेज को हम लोग पोलराइज्ड फेज भी बोलते हैं, ये है। अब क्या हुआ, किसी ने क्या किया, टच कर दिया, तुम्हें छू दिया या तुम जल गए, तो ये क्या होगा, ये सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। जैसे ही सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, ठीक, सोडियम चैनल को जल्दी से ओपन करेगा, सोडियम भीतर आ जाएगा। सोडियम क्या करेगा, दैट इज भीतर आ जाएगा। जैसे ही सोडियम भीतर आएगा तो भीतर की तरफ देख रहे हो, यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज आ गए भीतर की तरफ, और बाहर की तरफ माइनस चार्ज हो गए। तो जो पोलराइज स्टेट थी वो टोटली डिफरेंट हो गई। ये पोलराइज स्टेट क्या हो गई, ये टोटली डिफरेंट हो गई। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब उसके बाद क्या होता है, इनमें जो ट्रांसमिशन होता है, ये तो जनरेशन हो गया। अब ये जो नर्व ट्रांसमिट करती है वो होती है साल्टेटरी कंडक्शन। तो पूछेगा, ये यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये साल्टेटरी कंडक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो ये प्लस चार्ज क्या करता है, नेक्स्ट रीजन में माइग्रेट करता है।
प्लस चार्ज नेक्स्ट रीजन में जाता है, तो जैसे ही नेक्स्ट रीजन में जाएगा तो यहाँ भी प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया डीपोलराइज हो जाएगा। और यहाँ पे का जो प्लस चार्ज इधर के माइनस चार्ज को फिल करने आ जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये वाला एरिया पोलराइज हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला एरिया पहले डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज हो गया। ये वाला एरिया क्या था, पहले पोलराइज था, फिर अभी डीपोलराइज होगा, फिर उसके बाद रीपोलराइज होगा, तब तक नर्व यहाँ का जो इम्पल्स है वो इस साइड, यहाँ पे इस वाले रीजन में आ जाएगा। तो ऐसे ही नर्व क्या करती है, नर्व इम्पल्स जो है वो मूव करता है। यू माइट बी क्यूरियस टू मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे इसका कंडक्शन होता है, ठीक। तो देखो, जैसे ही तुम कोई स्टिमुलाई लगाओगे, जैसे ही कोई तुम स्टिमुलाई अप्लाई करोगे किसी भी साइट पे, तो जो पोलराइज मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए परमिएबल हो जाती है। सोडियम के लिए क्या होगी, परमिएबल हो जाएगी। जैसे ही सोडियम परमिएबल होगा तो सोडियम क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा। देखो, कोई भी आयन जब अंदर की तरफ जाता है तो उसके लिए इन्फ्लक्स बोलते हैं, और जब बाहर की तरफ जाता है तो इफ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे ही ये फ्रीली परमिएबल होगा सोडियम के लिए, सोडियम इन्फ्लक्स कर जाएगा, और जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स करेगा तो भीतर की तरफ प्लस हो जाएगा और बाहर की तरफ माइनस हो जाएगा। यानी जो पोलैरिटी है उस जगह की वो उल्टी हो जाएगी। यानी आउटर सरफेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इनर सरफेस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द डीपोलराइज्ड स्टेट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो, रेस्टिंग कंडीशन या पोलराइज कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बट डीपोलराइज स्टेट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और एक्शन पोटेंशियल जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट होगी। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नर्व इम्पल्स जनरेट कर जाएगी। अब जो तुम्हारा एग्जाम की जो जिस साइड पर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई वो क्या करेगी, आगे की तरफ इमिडिएटली तुरंत आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, दैट इज द एग्जाम की तरफ मूव करेगी, है ना। तो जैसे ही वो साइड बी पे जाएगी तो वहाँ साइड बी का जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस का, वो नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे है। इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पे बी में पॉजिटिव चार्ज है। तो ए पे क्या है, उल्टा है, तो यहाँ पे एक करंट का फ्लो होगा। इनर साइड में अगर बात करें तो ए से बी जाएगा, क्योंकि ए पे क्या है, प्लस चार्ज है, बी पे क्या है, अंदर की तरफ माइनस चार्ज है, और तो यहाँ पे ये है, ये ए बी है। तो ए से बी की तरफ जाएगी करंट, और इधर बाहर की तरफ अगर देखें तो बी से ए की तरफ आएगी। आउटर सरफेस पे करंट किधर जाएगी, बी से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। टू कंप्लीट द सर्कल फ्लो हैज़ द पोलैरिटी ऑफ साइड की पोलैरिटी रिवर्स कर जाएगी, और जो एक्शन पोटेंशियल, नया एक्शन पोटेंशियल बी साइड पे जनरेट करेगा, और इस तरह इम्पल्स जो है वो क्या करेगी, धीरे से साइड से ए से बी पे आ गई, और इसी सीक्वेंस को ये लगातार रिपीट करेंगी एग्जाम के पूरे लेंथ पे, और इस तरह इम्पल्स का कंडक्शन होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ी थी वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ ही समय के लिए होती है, तो बाद में वहाँ पे फिर से सोडियम बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से पोटेशियम डिफ्यूज कर जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन। इससे क्या करेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को ये मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो और रेडी हो जाएगा नेक्स्ट स्टिमुलेशन के लिए। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इम्पल्स का ट्रांसमिशन, यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन का बात एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ हो रही है, ठीक है। किससे हो रही है, एक सेकेंड, देखो, जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुई थी वो क्या करेगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो माइग्रेट करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, तो एक जंक्शन के थ्रू जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। अब देखो, साइनेप्स किससे किससे मिलके बनता है, क्या क्या होता है साइनेप्टिक लेफ्ट, ये सब जानने से पहले यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है कि एक नर्व है जिसके पास इम्पल्स है, और ये नर्व का क्या है, लास्ट है, एक्सॉन का टर्मिनल है, और एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे मिलता है साइनेप्टिक नर्व। टर्मिनल पे क्या मिलता है, दैट इज द साइनेप्टिक नोब। और ये जो इम्पल्स है एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब से ये क्या करेगी, दूसरे न्यूरॉन्स के, ये दूसरा न्यूरॉन है और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है, दैट इज द डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, और ये तुम्हारा क्या है, साइनेप्स है। ये क्या है, साइनेप्स है, ये क्या है, दैट इज द साइनेप्स, सॉरी साइनेप्स बोलना है, साइनेप्टिक नोब। ये क्या है, साइनेप्टिक नोब है। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन किसकी है, ये डेंड्राइट की है। ये क्या है, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है, डेंड्राइट है, ठीक।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो तुम्हारा साइनेप्टिक नर्व होता है उसमें ये देखो, ये गोले गोले वेसल्स दिख रही हैं, है ना। इन गोले गोले जो वेसल्स दिख रही हैं, इस गोले गोले वेसल्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये गोले गोले वेसल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द साइनेप्टिक वेसिकल। तो यहाँ देख रहे हो, ये है हमारी एक साइनेप्टिक वेसिकल, और साइनेप्टिक वेसिकल के बीच में देख रहे हो छोटे छोटे गोले गोले ये मिल रहा है ना, गोले गोले सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल्स के भीतर है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स कैसे आती है यहाँ पे, और कैसे फ्यूज करके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है, और ये कैसे दूसरे मेम्ब्रेन पे आती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो पहला वाला न्यूरॉन का, ये वाली जो पहले वाले न्यूरॉन की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जिसको बोल सकते हो एक्सो मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले वाले न्यूरॉन की, इसको बोलते हैं हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो दूसरे वाले न्यूरॉन है, जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिस पहला न्यूरॉन्स का साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन है, और दूसरे न्यूरॉन्स की जो तुम्हारी मेम्ब्रेन है द डेंड्राइट की, वो है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं दैट इज द साइनेप्स। तो कोई पूछे साइनेप्स क्या होता है, तो बताना साइनेप्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द साइनेप्स बोलते हैं। अब इसमें देखो, तुमसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये रिसेप्टर किस पे पाए जाते हैं, रिसेप्टर किस पे पाए जाते हैं। तो आंसर होगा रिसेप्टर ऑलवेज फाउंड ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। रिसेप्टर हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक, साइनेप्टिक वेसिकल्स किस में मिलेंगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पहले मिलेंगी। ठीक, तो साइनेप्स जो बनेगा वो किसके से बनेगा, पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से बनता है, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो गैप होता है, जो खाली जगह होती है, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, उनके बीच की खाली जगह है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, उनके बीच की खाली जगह। ओके, उसके बाद देखो, दो टाइप के साइनेप्स होते हैं। साइनेप्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होते हैं और केमिकल होते हैं। देखो अगर क्या है कि साइनेप्स बहुत पास पास है, साइनेप्स क्या है, जो तुम्हारी प्री और पोस्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो वो एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनाएंगे, और इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही नर्व का कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही नर्व का कंडक्शन होगा। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मान लो कि जो इसमें देखो, एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी एक न्यूरॉन से डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन तक चली जाएगी साइनेप्स से होते हुए। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, वो एक सिंगल एग्जाम पे, जैसे मैं बता रहा था कि इधर प्लस वाला इधर माइनस की तरफ जाएगा, और ऊपर बाहर की तरफ प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, जैसे होता है वैसे ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, बट फ़ायदा एक होता है कि ये क्या होता है, फास्टर होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल काम होते हैं वो फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स। अब केमिकल साइनेप्स की अगर बात करें, तो जो प्री और पोस्ट मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में एक फ्लूइड फेड स्पेस पाया जाता है। तो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच के मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाएगा, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब जो तुम्हारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, एक केमिकल निकालते हैं दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ही क्या करता है, यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। ठीक, तो जो तुम्हारा प्री साइनेप्टिक ब्रेन है, उसका जो एक्जान है, एक्जान के भीतर क्या पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जब एक इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एक्जान टर्मिनल पे आता है, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है और साइनेप्टिक वेसिकल्स को मूव कराता है मेम्ब्रेन की तरह, और वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर रहते हैं, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर क्या करेंगे, इनसे बाइंड करेंगे, और जैसे ही बाइंड करेंगे तो ये सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन करेगा, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, उसमें भी एक न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक मेटल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है, दैट इज़ द कैल्शियम, दैट इज़ द कैल्शियम। कैल्शियम का रोल होता है, खैर इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट होता है। तो स्टेप्स वाइज याद रखना कि नर्व इम्पल्स क्या हो रही है, यहाँ पे मैं हाइलाइट्स कर दे रहा हूँ ताकि तुम स्टेप्स को याद कर सको। देखो
एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होगा, साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा कहाँ पे, एक्सॉन के टर्मिनल पे, तो एक्सॉन के टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो साइनेप्टिकल वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगी साइनेप्टिक क्लैप में। और फिर क्या करेगी, जो तुम्हारा प्रोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है वो क्या करेगा, उसके पास रिसेप्टर होंगे और वो उसको बाइंड कर लेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द सीएनएस। सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो सीएनएस में तुम्हारा ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है, दैट इज द स्पाइनल कार्ड। दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रेनियम। स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो जो सीएनएस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जो ब्रेन है वो है हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करता है। यानी ये क्या करता है, ये जो भी तुम्हारा वॉलंटरी मूवमेंट है, ब्रेन की बात कर रहे हैं, सारे वॉलंटरी मूवमेंट, बॉडी की बैलेंसिंग और वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी हार्ट के फंक्शंस को, किडनी के फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है, लंग, किडनी, हार्ट। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन करता है, थर्मो रेगुलेशन बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो 24 घंटे का रिदम होता है बॉडी का उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्रेन के पास एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होती है। तो देख रहे हो ब्रेन के पास एक तो न्यूरल कंट्रोल तो है ही बट एंडोक्राइन कंट्रोल भी है। और किसकी वजह से ये होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस के पास दोनों कंट्रोल है, एक तो न्यूरल कंट्रोल भी है और दूसरा एंडोक्राइन कंट्रोल भी है। यानी हार्मोनल कंट्रोल भी करता है और न्यूरल कंट्रोल भी करता है। न्यूरल कंट्रोल से क्या क्या रेगुलेट करता है पता है, नहीं पता, चलो आगे बताऊंगा। वैसे मेन तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख प्यास को भी यही रेगुलेट करता है। ठीक, इसके अलावा ब्रेन में कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट, इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक, ह्यूमन ब्रेन को जो मेन प्रोटेक्शन, ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, स्कल का है। स्कल 29 बोन से मिलकर बना होता है जो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब उसके अलावा जब ब्रेन से भीतर जाओगे तो तुम्हें मिलेगी क्रेनियन मेनिंजेस। देखो जैसे जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। वैसे ही ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियल मेनिंजेस की लेयर पाई जाती है और इसी में मेनिंजाइटिस होता है। जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो हम उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ब्रेन की आउटर कवरिंग दैट इज द क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक, आउटर लेयर को याद करना ड्यूरामीटर, और जो उसके बाद होती है एरेक्नॉइड होती है, और सबसे अंदर वाली जो होती है दैट इज द पायामीटर। सबसे अंदर कौन होता है, पायामीटर। और इसको तुम आसानी से याद कर सकते हो एक ट्रिक बना के, दैट इज द पैड याद कर लो, पैड। पैड नॉर्मल चीज़ है, सब लोग को जा पता है। तो इसको याद कर लो, पैड इनर टू आउटर। तो सबसे भीतर ब्रेन से अटैच्ड कौन मिलेगा, पायामीटर। उसके बाद कौन मिलेगा, अरेक्नॉइड। उसके बाद कौन मिलेगा, ड्यूरामीटर। उसके बाद कौन मिलेगा, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर सबसे आउटर होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, अरेक्नॉइड वाली लेयर जो होती है उतना थिन लेयर होती है। ठीक है, और पायामीटर तो बहुत ज़्यादा थिन होता है। ये तो ब्रेन से इतना अटैच होता है ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि पायामीटर है, पायामीटर है ये भी नहीं पता चलेगा। अब जो एरेक्नॉइड होता है, एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब एरेक्नॉइड कैविटी। उसको हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस या सब एरेक्नॉइड कैविटी बोलते हैं। और यहाँ से क्या करता है, सीएसएफ प्रोड्यूस होता है और फ्लो करता है। सीएसएफ प्रोड्यूस होता है और फ्लो करता है। सीएसएफ क्या होता है बता, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, उसको हाँ वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो होता है पीछे वाला हिस्सा आता है, ये तुम्हारा ब्रेन का एक फिगर है। इसमें देखो हैंड ब्रेन जो होता है, हैंड ब्रेन में सिर्फ 3 चीज़ होती है। एक तो ये पोन्स वाला हिस्सा होता है, दैट इज द पोन्स। पोन्स के अलावा यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा सेरिबेलम, और ये वाला जो हिस्सा है ये दैट इज द मेडुला, ये मेडुला। तो हैंड ब्रेन में 3 चीज़ें मिलेंगी, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ये तीनों किसके हिस्से हैं, दैट इज द हैंड ब्रेन। और हैंड ब्रेन ही अटैच होता है स्पाइनल कार्ड से। तो कौन अटैच होगा स्पाइनल कार्ड से, दैट इज द हैंड ब्रेन। ठीक है, एक आता है ब्रेन स्टेम। एक वर्ड आएगा तुम्हारा क्या, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, तो ब्रेन स्टेम में देखो, ब्रेन स्टेम में तुम्हारा हैंड ब्रेन के 2 होते हैं, पॉन्स होता है, मेडुला होता है, और उसके अलावा होता है मिड ब्रेन। पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन मिलके क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ब्रेन स्टेम देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ब्रेन स्टेम। तो इसमें तुम्हारा ये मेडुला हो गया, ये पॉन्स हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा
मिड ब्रेन पाया जाता है। फोर ब्रेन में देखोगे तो फोर ब्रेन में तीन चीज़ें होती हैं, सेरिबेलम होती है और थैलेमस और हाइपोथैलेमस होती है। सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर ब्रेन ऐसे अगर मान लो सामने से, तो ऐसे कट, ये मान लो ये तुम्हारी दोनों आँखें हैं, ठीक है, तो ये ब्रेन को ऐसे कट करोगे तो ये आधा है इधर होता है, आधा इधर होता है, सच में कटा हुआ होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कार्पस कैलोसम से। दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे? कार्पस कैलोसम से। अब जब सेरिबेलम को देखोगे तो सेरिबेलम में ये देख रहे हो जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना। सेरिबेलम में देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बर विट्री। आर्बर विट्री, आर्बर विट्री, तो तुमसे पूछ लेगा आर्बर विट्री किस में मिलती है, बताना, सेरिबेलम में मिलती है, ठीक। इसके अलावा जब ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कहीं कहीं उभार है, कहीं कहीं ऐसे मतलब नीचे की तरफ दबा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो जो ये ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस, इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस। और ये जो नीचे वाला दबा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग गायरस, और प्लूरल फार्म में सल्काई एंड गायराई। तो देखो जितने भी सल्कस और गायरस ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, तो आ जाओ डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के बारे में, तो फोर ब्रेन में तीन होगा, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ठीक। मेजर पार्ट जो ह्यूमन ब्रेन का बनाता है 70% पार्ट लगभग बनाता है, दैट इज द सेरिब्रम डिवाइड करता है। कौन बनाता है? सेरिब्रम बनाता है, मेजर पार्ट बनाता है, ठीक है। सेरिब्रम में देखोगे ना तो उसमें क्या होगा कि एक क्लेफ्ट पाया जाएगा जो इसको दो हाफ में डिवाइड करता है। तो एक तरफ तुम्हारा लेफ्ट से सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरी तरफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम एक्चुअल में नर्व फाइबर्स ही हैं, नर्व फाइबर्स ही हैं जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर देखोगे तुम सेरिब्रल को अगर कट करोगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को तुम क्या करोगे? कट करोगे तो आउटर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं, ठीक। अब ये जो सेरिब्रल कार्टेक्स होता है इसमें फोल्ड जो होते हैं बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो जो फोल्ड होता है उसका उभार जो का एक तो सल्काई बोलते हैं और एक क्या होता है? दैट इज द गायराई। अब क्या किया तुमने? ब्रेन को कट कर दिया, ये तुम्हारा ब्रेन था, तुमने क्या किया? ऐसे ऊपर से ऐसे कट कर दिया, ऐसे खड़ा काट दिया, है ना। जैसे कट करोगे ब्रेन को, तो ब्रेन को जब कट करोगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, ये देखोगे तो ये तुमको ग्रे कलर का दिखेगा, और ये वाला हिस्सा तुमको कैसे दिखेगा? वाइट कलर का दिखेगा। तो ब्रेन में दो मैटर होते हैं, एक तो ग्रे मैटर होता है और एक क्या होता है? वाइट मैटर, ठीक। तो जो ग्रे मैटर होता है, जो ग्रे मैटर होता है, जो ब्रेन का में ग्रे मैटर होता है, वो ग्रे मैटर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी पाई जाती है, वहाँ पे क्या पाई जाती है? सेल बॉडी पाई जाती है, सेल बॉडी की वजह से वो ग्रे होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम सेरेब्रल कार्टेक्स के मोटर एरिया में, मोटर, एक सेकेंड, ये तुम्हारा ग्रे मैटर हो गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, सेरेब्रल कार्टेक्स, इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कार्टेक्स में तुम्हारा ग्रे मैटर मिलेगा, चलो ठीक। अच्छा, सेरेब्रल कार्टेक्स में और क्या पाया जाता है? सेरेब्रल कार्टेक्स के भीतर तीन तरह के एरिया होते हैं। सेरेब्रल कार्टेक्स में तीन एरिया होते हैं, एक मोटर एरिया होता है, एक सेंसरी एरिया होता है, और एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ना तो मोटर होता है ना सेंसरी होता है, उसको हम लोग एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। तो तीन एरिया मिलेगा, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, ठीक। अब ये जो एसोसिएशन एरिया इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन एरिया का काम होता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एसोसिएशन एरिया क्या करता है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, यानी एक जो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल ला रहा है और तुम उसको मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये काम करता है कौन? एसोसिएशन एरिया, यानी सेंसरी की बात सुनेगा और मोटर को अपनी बात सुनाएगा, तू जाके ये काम कर, ठीक है। फाइबर ऑफ द ट्रैक कवर्ड विथ माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जब इनर वाले पार्ट्स को देखोगे, जब अंदर वाले पार्ट्स को देखोगे, तो अंदर वाले पार्ट्स में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें वो देखने को मिलेगा, दैट इज द एक्सॉन। क्योंकि आउटर पार्ट में तो अपना कौन था? आउटर पार्ट में तो हमने यहाँ पे आउटर पार्ट में सेल बॉडी देखा था, तो अंदर पार्ट में क्या मिलेगा? दैट इज द एक्सॉन मिलते हैं। अब ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो अपीयरेंस इनका जब देखा गया तो ये वाइट कलर के अपीयर हुए, इसलिए ब्रेन में इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज द वाइट मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं, ओके। इनर पार्ट वाइट मैटर। तो ध्यान रखना, ब्रेन में आउटर वाला हिस्सा ग्रे है, अंदर वाला हिस्सा वाइट है, जबकि इसी का जस्ट उल्टा होता है स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड में आउटर वाला हिस्सा वाइट होता है, इनर वाला हिस्सा ग्रे होता है, ठीक।
अच्छा, जब तुम आओगे सेरिब्रम की बात करोगे तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज द थैलेमस। दैट इज द थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, ये करते क्या है कि जो तुम्हारा मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ठीक। एक ब्रेन का अगला नेक्स्ट हिस्सा दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो मिलता है वो थैलेमस के बेस में मिलता है, और हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं। उसमें एक सेंटर होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो न्यूरल कंट्रोल, देखो हाइपोथैलेमस दोनों है, न्यूरो और एंडोक्राइन भी। तो न्यूरल कंट्रोल में पहला कंट्रोल क्या है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग फूड, जो हम लोग जो खाना खाने की इच्छा होती है, पानी पीने की इच्छा होती है, वो तुम्हारा कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक। इसके अलावा इसके पास पाए जाते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, यानी वो भी देखो न्यूरॉन्स ही हैं। ठीक है, वो भी क्या है, न्यूरॉन्स ही है। ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो कहाँ पे जाके रहता है, आंसर है दैट इज पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी के सारे फंक्शंस को ये हाइपोथैलेमस अपने हाइपोथैलेमिक हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है। अच्छा, तो इसका दोनों कंट्रोल की बात होगी। इसके अलावा सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के भीतर जब देखोगे तो एक स्ट्रक्चर मिलती है अमाइगडाला। ये कहाँ मिलेगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के भीतर हिप्पोकैम्पस मिलता है। ठीक है, तो अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस। ठीक, और ये जाके अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस जो होते हैं, ठीक, ये जाके तुम्हें एसोसिएट होंगे कुछ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कुछ दूसरे इनर पार्ट से। ठीक, और इनसे मिलकर बनता है दैट इज द लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। बट ध्यान रखना, इसमें हाइपोथैलेमस को इंक्लूड करना जरूरी है। तो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ लिम्बिक सिस्टम किससे मिलकर बनता है, तो लिम्बिक सिस्टम मिलता है अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों का नाम याद रखना। ये तीनों मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाता है, और लिम्बिक सिस्टम कुछ चीज़ें कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, तुम्हारा सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है, तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तुम्हारा मोटिवेशन कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करते थे, जब मैं याद करता था सेम सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, मोटिवेशन, ये सब के सब कहाँ से आते हैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कौन बनाता है, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। इतनी बात है, बस ध्यान रखना है। और उसके बाद डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ मिलेगा, तो मिड ब्रेन जो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है मिड ब्रेन। ठीक, और ओके, तो मिड ब्रेन मिलेगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के बीच में मिलेगा दैट इज द मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के बीच में मिलेगा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन से तुम्हारी एक कैनाल जाती है, एक जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक कैनाल होती है जो मिड ब्रेन से होकर जाती है ना। और इस सेरिब्रल जो एक्विडक्ट, ये जो कैनाल होती है, इसके भीतर पाया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF को क्या करती है, ले जाके हाइड ब्रेन को देती है, और हाइड ब्रेन क्या करता है, उसको स्पाइनल कार्ड में ट्रांसमिट कर देता है। ठीक, तो डार्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कार्पस क्वाड्रिजेमिना। कार्पस क्वाड्रिजेमिना ये पाया जाता है डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन पे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन में 3 चीज़ें होती है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लांगाटा भी बोलते हैं। ठीक है, पॉन्स का काम क्या है, पॉन्स देखो जो फाइबर ट्रैक जाता है ना ब्रेन में, अलग अलग रीजन में जो जाता है, वो इंटरकनेक्ट करने की जिम्मेदारी पॉन्स की होती है। सेरिबेलम की अगर बात करें तो इसके पास कन्वल्टेंट सरफेस होती है, ये क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के। और मेडुला तुम्हारा क्या है, मेडुला डायरेक्ट जाके कनेक्ट होता है स्पाइनल कार्ड से। और मेडुला में बारे में तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता है पहले से ही, है ना, कि मेडुला के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। इसके पास क्या होता है, कार्डियक सेंटर होता है। इसके पास क्या होता है, वोमिट सेंटर होता है ना, क्या क्या होता है, वोमिट सेंटर, कार्डियक सेंटर, हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए, और तुम्हारा होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये तीनों कहाँ पाया जाता है, मेडुला में। तो जो तुमको वोमिट होता है वो मेडुला के थ्रू ही होता है। पॉन्स के पास क्या होता है, पॉन्स के पास तुम्हारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अच्छा, ब्रेन स्टेम की अगर बात करें, ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम जो बनता है वो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा को मिला के मिलता है। ध्यान देना, इसमें सेरिबेलम इन्वॉल्व नहीं है।
ठीक। और ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच का कनेक्शन बनाने को काम करता है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन हो गया। तो अभी तक आपने लेक्चर देखा, तो थैंक यू सो मच।